दोस्तों, गम तो सभी की लाइफ में है। गम तो सभी की लाइफ में, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है। तो हाय गाइस, मैं धर्मविमल आप सबसे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट कैसे पास करें, क्या स्ट्रेटजी रहे कि दिसंबर का महीना चालू हो चुका है और सीटेट का आपका एग्जाम है 14 दिसंबर को। मात्र 14 ही दिन बचे हुए हैं आज से। तो 14 दिन में क्या स्ट्रेटजी रहे आपकी, ताकि आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो सके और अच्छे नंबर आप क्वालिफाई कर सके। अच्छे नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर किसी का काफी सालों से प्रयास कर रहा है, कोई गृहिणी है, कोई एजिड युवक है जो दिन में काम कर रहा है, रात को पढ़ाई करता है, तो ऐसे काफी सारे अभ्यर्थियों की संख्या है जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो उन्हें एक स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं और काफी ज्यादा मदद करेगी। 8 बार मेरा सीटेट 2015 से कंटिन्यू दे रहा हूँ, तो 7-8 बार करीब मेरा सीटेट क्वालिफाई है। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी रखें किसी का सीटेट नहीं हो पा रहा है। कुछ एसएससी लेवल की जो तैयारी करते हैं बच्चे, या पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा होशियार होते हैं, सामान्य से भी अच्छे कह सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो उनका पहली बार में हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे गृहिणी मान लो, या कामकाजी महिलाएं मान लो, या कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, दिन में अपना जॉब करता है, रात को पढ़ाई करता है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उनका क्लियर नहीं हो पाता। उनका सबसे मेन पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग। उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है कि एग्जाम में क्या पूछा, क्या बताना है। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर मजबूत नहीं हो पाती है, या आपकी पैडागोजी, जिस शिक्षा शास्त्र का जो आपका है, अगर आपकी पैडागोजी मजबूत नहीं है तो आपका सीटेट का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले पैडागोजी पे मजबूत पकड़ बनानी है। ठीक है। ये आपका 250 नंबर का, सॉरी 250 मिनट का एग्जाम होता है। 250 मिनट की 150 मिनट का एग्जाम होता है आपका। 150 होते हैं इसमें क्वेश्चन, और 150 इसमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं। साथ में आपको कितना टाइम मिलता है, आपको इसमें 2.5 घंटा मिलता है। ठीक है गाइस। तो इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी से भी एससी एसटी, तो उनके लिए आपको 82 यानी कि 55% 150 का। अगर आप जनरल कैटेगरी से और कहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या है, 90 नंबर लाने पड़ेंगे इसमें, जो कि 60% बैठते हैं। और आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनके लिए 75 मार्क्स यानी 50% का एक रेशियो निकल के आता है कि 50% पे टीटेट क्लियर हो जाता है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी 40% जिसके पास सर्टिफिकेट है उसी के। ऐसा नहीं है कि आपकी उंगली कट रही है तो आप बना दोगे तो फर्जीवाड़े में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है। तो 14 तारीख को एग्जाम है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। 150 नंबर में से 82 नंबर आपको लेके आने हैं अगर आपको पास करना है तो कैटेगरी से, और 90 लेके आने जनरल के लिए। तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट बता देता हूँ मैं क्या क्या मेथड रखें, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पता ही होगा। हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ और पेडागोजी, और ईवीएस आता है इसमें। तो सीडीपी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, तो ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर के होते हैं। 15 नंबर के लिए तो 30, 15 के अंशिश पैसे, 15 की ग्रामर, और इसमें भी ऐसे होता है। मैथ की बात करें तो 15 इसमें न्यूमेरिकल और 15 आपकी पेडागोजी, और ईवीएस में आपकी एनसीईआरटी से पूछता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो मान के चलते हैं 75 नंबर का रेशियो निकल के आता है कि 75 नंबर की क्या होती है इसमें, 75 नंबर की पैडागोजी होती है जो आपको करनी ही करनी है। तो उसके लिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पैडागोजी की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको,
जो काफ़ी बार एग्जाम दे चुके हैं उनका नहीं हो पा रहा है, तो PYU, ठीक है, प्रैक्टिस, अभ्यास करत करत अभ्यास के जरूरत हो सुजान, तो वो वाली कहावत को एकदम सच करना है। तो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सबको छान मारना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने और PYU क्वेश्चन सॉल्व करने, और कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो उसके जैसे क्वेश्चन आंसर बना सकती हो, इसलिए आपको क्या है, प्रैक्टिस टेट की जगह PYU क्वेश्चन उठाने, उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं से आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अच्छे एक प्याजे जीन प्याजे जो आपका CDP में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो CDP पढ़नी है आपको। CDP कहाँ से पढ़नी, कोई भी किताब हो वहाँ से आपकी CDP पढ़ लेनी। हिंदी में आंसर पैसेज 15 नंबर का, तो आंसर पैसेज की प्रैक्टिस करें। उसके बाद में 15 नंबर आपके ग्रामर पूछा जाता है, समास उत्तर प्रत्यय एक एक। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई सेम होता है। मैथ आपको 5वीं 6वीं 8वीं तक का मैथ सॉल्व करना है, मैथ पूरा सॉल्व करवाता है वो, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला मैथ होता है। EVS के लिए NCERT पढ़ें। NCERT का वैसे तो 5वीं तक पूछता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा करके चलना है तो 6वीं 7वीं का भी मैं रेफर करूँगा कि आप उसे भी अच्छे से पढ़ सकते हो, उसी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली कुछ नहीं करना है, अगर आप काफ़ी बार दे दे के थक गए तो PYU क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और जो नहीं हो रहा है उसे आंसर तक पढ़ें और पूरा आंसर पढ़ें। ग्रैंड पब्लिकेशन या अरिहंत की काफ़ी सारी ऐसी बुक है मार्केट में, कहीं से ही पढ़ें। अगर आंसर आपका गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि प्याजे की जो 4 अवस्थाएं, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी माँ कह लें पूर्वामूर्त अवस्था, मूर्त और अमूर्त, तो चारों कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए प्याजे से तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। और प्याजे का, वाइगोत्स्की का, की बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, एक कारक, दो कारक, स्फीयर मैंने दिया, दो कारक दिया, सरल बुद्धि के जितने भी हैं, ठीक है, और व्यवहारवाद, संरचनावादी, गेस्टाल्टवाद, सारे आप CDP के आपके क्लियर हो जाएंगे, तो कहीं से क्वेश्चन पूछ ले आपका हो ही जाएगा। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी की ग्रामर इतनी अच्छी कर लो कि एक क्वेश्चन अगर उपसर्ग प्रत्यय से पूछा है तो आपका होना ही चाहिए, वो इतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा, प्रयास आप बहुत ज़्यादा कर लोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाओगे, जो कि 3 इडियट का एक डायलॉग है, काबिल बनो, काबिलियत झक मार के पीछे भागेगी। जब आप ये इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो काय की CDP और काय का वो पेपर ये पढ़ा, मैं कह रहा हूँ आपका 90-10-100 के आसपास स्कोर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना, मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ सॉल्व हो जाता है अगर आपका माइंड साफ है। इसके बाद EVS की बात करें तो EVS का एक बार मेरे EVS में बात करूँ 27 मार्क्स आए थे 2016 में EVS के अंदर, तो देख सकते हो कि EVS में जैसे सब्जेक्ट में 25-26 लोग आराम से बच्चे गेन कर जाते हैं अगर उन्होंने अच्छे से किताबें पढ़ी हो। और लास्ट टाइम CDP की बात करूँ, मैंने दिया था एग्जाम, तो CDP में लास्ट टाइम मेरे 28 नंबर थे, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 28 नंबर थे मेरे आपका बाल विकास के अंदर, ठीक है गाइस। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, और नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। लेवल लगातार CTET का बढ़ता जा रहा है निरंतर निरंतर, तो अगर आपके पास अभी नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम में इसमें और ज़्यादा द्वंद बढ़ जाएगा, और ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड होती चलेंगी। अभी कथन इसमें ऐड हो गए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या है आने वाले टाइम में ऐड हो जाएंगी, और ये छटना होता है एक तरीके से कह सकते हैं। प्री प्री आजकल टैट है, उसके बाद मेन आपका जिस राज्य का आप एग्जाम दे रहे हो वो है। तो अगर आपका CTET का एग्जाम क्लियर है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज वहीं की वहीं धरे रह जाओगे। डिग्री के डिप्लोमा वहीं रखें। प्राइवेट स्कूलों में भी आजकल CTET मांग रहे हैं, अगर टैट आपका क्लियर नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। तो टैट बहुत ज़्यादा जरूरी है करना आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो जरूर कॉल करें।